यहाँ पर मैं स्वामीज़ हैंडबुक को रेफ़र कर रहा हूँ और इसमें पेंशन रूल्स का थोड़ा बैकग्राउंड हम देखते हैं कि पेंशन मिलने से पहले हमें रिटायर होना पड़ेगा। तो रिटायरमेंट से जुड़ी हुई चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया होता है, इसमें एम्प्लॉय जो है खुद चुनता है रिटायर होना। इसके अलावा एक होता है कंपल्सरी रिटायर, उसमें गवर्नमेंट करती है फोर्सफुली कंपल्सरी रिटायर, जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको। तो इस टाइप से कई चीज़ें हैं, वो हमें स्टडी करनी है बिफोर स्टार्टिंग दी पेंशन रूल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो पेंशन रूल्स है ना, ये जिन्होंने 2003 से पहले सर्विस ज्वाइन की है ना, सिर्फ उन पे लागू होते हैं। इसके बाद वालों पे लागू होते हैं एनपीएस। ओके, तो एनपीएस को भी हमें स्टडी करना है, बट वो बाद में करेंगे। पहले हम इन एम्प्लॉयज़ की बात कर लेते हैं, इन्हीं से ही क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ओके, सो वॉलंटरी रिटायरमेंट देखते हैं। वॉलंटरी यानी जो एम्प्लॉय है वो अपनी इच्छा से रिटायर हो सकता है। सो इसके लिए अलग अलग केसेस दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स, फिर है ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ और बाकी सारे एम्प्लॉयज़, ऑल एम्प्लॉयज़। तो पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे 30 इयर्स दिया हुआ है, यानी किसी ने अगर 30 इयर्स पूरी कर ली है तो वो तो सारे रिटायर हो ही हो सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। बट ग्रुप जो सी एम्प्लॉयज़ हैं वो वॉलंटरी रिटायरमेंट 55 साल की उम्र में ले सकते हैं, 55 इयर्स। ओके, और जो ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स हैं उसमें दो कैटेगरी आ जाती हैं। एक तो वो जिन्होंने 35 इयर्स अटेन करने से पहले ज्वाइन किया, और मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऐसा ही होते हैं, क्योंकि सीआरई में भी एज लिमिट 30 है, 5 और एक्सटेंड कर दो रिलैक्सेशन वाला मिला के, तो 35 मान लो आप। तो जिन्होंने 35 की एज अटेन करने से पहले ज्वाइन किया वो तो 50 के होते ही रिटायरमेंट ले सकते हैं राइट। और जिन्होंने इसके बाद किया वो उनको 55 का होना पड़ेगा। ओके, सो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमें, वॉलंटरी रिटायरमेंट किस केस में ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि 3 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, राइट। और ये 3 मंथ का नोटिस ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि 3 मंथ्स हम जब यहाँ से रिज़ाइन करके जाते हैं किसी सर्विस से तब भी देना होता है ना। प्रोबेशन के दौरान 1 मंथ होता है, नो डाउट। प्रोबेशन कंफर्म होने के बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्विस छोड़ते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर को 3 मंथ का नोटिस या सैलरी जमा करानी पड़ती है। तो यहाँ भी 3 मंथ का नोटिस आप दोगे, मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ, मुझे रिटायरमेंट कर दो। ग्रुप ए और बी ऑफिसर है वो बोलेगा भाई मैं 50 साल का हो गया हूँ और 35 साल से पहले मैंने ज्वाइन किया था, मुझे रिटायर होने दो। और ग्रुप सी वाले कहेंगे कि भाई हम 55 साल के हो गए हैं, अभी 5 साल पड़े हैं, पहले रिटायर होने दो, राइट। और 30 साल की अगर आपने सर्विस कर ली है फिर तो कोई भी रिटायर होके जा सकता है। मान लो किसी ने यंग एज में ज्वाइन कर लिया, 20 साल का होते ही, 30 साल सर्विस करेगा, 50 का हो गया रिटायर। ओके, लेट्स मूव ऑन। और जो हमने 3 मंथ का नोटिस दिया था, अगर वो एक्सपायर हो जाता है यानी कोई एक्शन नहीं लिया जाता उस पर, तो रिटायरमेंट इफ़ेक्टिव मान ली जाती है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल की नीड नहीं है। हाँ, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या कोई केस वगैरह नहीं चल रहा होना चाहिए, राइट। फिर एक और इसी से रिलेटेड चीज़ है, यहाँ तो देखा हमने एन एम्प्लॉय हैज़ द राइट टू रिटायर, आगे है ऑप्शन टू रिटायर वॉलंटरली। यहाँ पे ऑप्शन है, ये राइट नहीं है एम्प्लॉय का। नीचे वाला जो है ये मिलता है अगर किसी ने 20 ईयर्स की सर्विस कर ली है, ऊपर था 30 ईयर्स, यहाँ 20 साल के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ अपॉइंटिंग अथॉरिटी की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। ओके,
और ये जो 3 मंथ का नोटिस हमने दिया था, इसको अगर विड्रॉ करना है तो 15 डेज बिफोर, यानी जो रिटायरमेंट आपने चुना है उसके 15 दिन पहले आपको विड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट। प्री मैच्योर जो है, अभी हमने देखा वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये प्री मैच्योर, ये वॉलंटरी है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद अपनी इच्छा से करता है। प्री मैच्योर में गवर्नमेंट करती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ओके। और तीसरा है कंपल्सरी रिटायरमेंट। कंपल्सरी रिटायरमेंट एक तरह की पेनल्टी होती है, राइट। इसमें कंपल्सरीली रिटायर करना ही पड़ेगा उसको। प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो है ना, वो यूजुअली इसलिए की जाती है ताकि बेसिकली जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जो 50-55 की एज क्रॉस कर चुके होते हैं, उनको हटाने के लिए बेसिकली, ताकि एफिशिएंसी मेंटेन रहे, राइट। तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकती है। अगर उसको लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है इनको रिटायर करना, सो ये लेस देन 3 मंथ्स का नोटिस नहीं होना चाहिए। 3 महीने का नोटिस देके कंपल्सरी रिटायर किया जा सकता है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि इसकी जो लिमिट्स है वो एकदम सेम है पहले की तरह ही, जो हमने इसमें पढ़ा था वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में। तो यहाँ भी वही लिमिट्स हैं। सरकार जो है ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स को, जो कि 35 साल की एज से पहले लगे थे, उनको 50 साल का होते ही रिटायर करवा सकती है, प्री मैच्योर रिटायर। ग्रुप सी एम्प्लॉयज़ को 55 का होते ही, और जो 30 ईयर्स इन्होंने पूरी कर ली है उनको तो कभी भी रिटायर करा सकती है, प्री मैच्योर रिटायर, ओके। ये यूजुअली एफिशिएंसी मेंटेन रखने के लिए होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में हमें ध्यान रखना है। ऑलराइट, ओके। सो इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये जो मान लो किसी एम्प्लॉय ने मिसकंडक्ट किया है, तो यूजुअली तो ये होना चाहिए कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट चले। तो किसी ने मिसकंडक्ट किया तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग आप चलाओ, उसको ये नहीं कह सकते कि हम आपको रिटायरमेंट ही दे रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है, ओके। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला सकते हो, पेनल्टी देनी है दे दो। मिसकंडक्ट की ये सज़ा है, मिसकंडक्ट के लिए आप उसको रिटायर नहीं करवा सकते, ओके। या आपको लगता है कि भाई स्टाफ बहुत ज़्यादा हो गया है तो इसको हटवा दो, सरप्लस स्टाफ को बैलेंस करने के लिए भी नहीं कर सकते, ओके। ये चीज़ें सिंपल हैं, याद रख सकते हैं, ओके। अपील जो है अगर उस फैसले के अगेंस्ट करनी है, मान लो किसी एम्प्लॉय को नोटिस थमा दिया गया कि भाई हम आपको रिटायर करवा रहे हैं, तो वो 3 वीक के अंदर, ओके, अप्रोप्रिएट कमेटी के सामने अपील कर सकता है। 3 वीक का टाइम मिला यहाँ, तो अपील के लिए 3 वीक्स का टाइम है, और वहाँ कितना था, 3 मंथ्स। 3 महीने का नोटिस देगी सरकार, ओके, कि हम आपको प्री मैच्योर रिटायर कर रहे हैं। और फिर और ये जो 3 वीक्स का टाइम मिलेगा उसको अपील करने का, ये मिलेगा जिस डेट को उसे ये नोटिस रिसीव हुआ है, ओके। सो लेट्स मूव। और क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट पे क्या बेनिफिट्स सारे मिलेंगे या कुछ कम मिलेंगे, तो वही नॉर्मल पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे, रिड्यूस नहीं किए जाएंगे, ओके। ओके, सो उसके बाद आता है रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर होने को हम क्या बोलते हैं, उसको हम देते हैं इनवैलिड पेंशन। यानी वो बंदा अब एक तरह से इनवैलिड हो गया, ये याद रखने का तरीका है, ओके। इनवैलिड पेंशन हम देंगे उसको। और क्या क्या देंगे, ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, एक डेथ ग्रेच्युटी होती है, एक रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, ओके।
लीव जो उसने एक्यूमुलेट की है, हमने देखा टोटल 300 हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं पूरी सर्विस में, लीव रूल्स में हमने देखा था। सो ये इन कैश वो करवा सकता है, और अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन के लिए भी एलिजिबल है वो। सो ये जो मेडिकल ग्राउंड्स पे मिलती है, अगर कोई एम्प्लॉय को लगता है कि उसको कुछ इशू है मेडिकल, बॉडीली और मेंटल, राइट, जो उसको परमानेंटली इनकैपेसिटेट कर दे फॉर द सर्विस, ऐसा होना चाहिए, परमानेंटली इनकैपेसिटेट। सो वो मेडिकल ग्राउंड पे रिटायरमेंट ले सकता है, ओके। बट इसकी कुछ कंडीशन भी है। पहले तो सिंपल सी बात है, उसको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, नथिंग टू पॉन्डर अबाउट। दूसरा है 10 ईयर्स की सर्विस हो जानी चाहिए, ऑलराइट। यानी कि मेडिकल ग्राउंड पे थोड़ा बेनिफिट है, यहाँ पे सिर्फ 10 साल मांगा हुआ है। पहले पुरानी वाली में था 20 साल। 20 साल तो था अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिक्वेस्ट करता है पहले, और फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव करे ना करे उसकी इच्छा है। 30 ईयर्स में तो उसका राइट है एम्प्लॉई का, और यहाँ सिर्फ 10 साल ही है ना। बस यहाँ पे इसको 10 साल में लेने के लिए मेडिकल अथॉरिटी से एग्जामिन करवाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे एक कंडीशन और है कि अगर ये 10 साल पूरे होने से पहले भी रिटायर अगर होना चाहे, और तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ज्वाइनिंग के समय उसको मेडिकल अथॉरिटी ने एग्जामिन किया था। हमारा मेडिकल चेकअप होता है ना ज्वाइनिंग से पहले, तो वो अगर हमारा हुआ है और उसमें हम फिट डिक्लेयर किए गए थे, और बाद में वो अगर परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो जाता है, तो ये 10 साल वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ओके, राइट। और ये चीज़ आगे दी हुई भी है कि ये जो हमारा जो ये है ना 10 साल वाली कंडीशन है, ये बाद में हटा भी दी है गवर्नमेंट ने, है ना। क्योंकि ये तो बेसिक सी बात है ना कि भाई जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो परमानेंटली इनकैपेसिटेट तो कभी भी हो सकता है। बस हेड ऑफ ऑफिस जो है ना वो उसको बोलेगा कि भाई मेडिकल अथॉरिटी के पास मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओ, और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम आपको क्या दे देंगे, इनवैलिड पेंशन अंडर रूल 39, ओके। तो उसको इनवैलिड पेंशन कितनी मिलेगी ये भी देख लेते हैं, राइट। ये 10 साल वाला तो क्लॉज हट ही गया है, इस पर तो हमें चिंता नहीं करनी है। तो उसको मिलेगी, यूजुअली हम जॉब करते हैं तो पूरी सैलरी मिलती है, यहाँ मिलेगा 50% ऑफ एमोल्यूमेंट्स, आधी सैलरी मिलेगी, यानी कि 50%, और मिनिमम 9,000, ये तो हर जगह ही अप्लाई करता है, और मैक्सिमम 1,25,000। 1,25,000 क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सैलरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है वो 2.5 लाख होती है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलती है। तो उसका 50% आप देख सकते हैं 1,25,000, राइट। इसको याद करने का तरीका ये है 50%, यानी कि कोई व्यक्ति अगर इनकैपेसिटेट हो गया, यानी कि वो आधा ही बचा है, यूँ समझो आप। याद रखने का तरीका है, ये ह्यूमन है, राइट, ये आधा ही बचा है, यानी इनकैपेसिटेट हो गया, अभी कोई काम नहीं कर पाएगा, राइट। जस्ट याद करने का तरीका है 50% ऑफ एमोल्यूमेंट्स, आधा मिलेगा उसको। सो मेडिकल अथॉरिटी रिकमेंड कर देगी तो उसको इनवैलिड पेंशन दे दी जाएगी, और वो कहती है कि भाई उसको कोई कम लेबरियस काम दे दो तो उसको किसी लोअर पोस्ट में भी कहीं भी दिया जा सकता है, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है लोअर पोस्ट में जाने के लिए तो उसको फिर इनवैलिड पेंशन दे दी जाएगी, ओके। और ये जो सर्टिफिकेट बनवाएगा ना, ये हेड ऑफ ऑफिस कहेगा तभी बनवाना है। हेड ऑफ ऑफिस को बिना बताए अगर इसने विदाउट प्रायर नॉलेज अगर बना लिया तो ये वैलिड नहीं होगा, ओके। फिर हम क्विकली एक यहाँ भी नज़र मार लेते हैं, अगर कोई एम्प्लॉई जो है वो परमानेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है किसी ऑटोनोमस बॉडी में या पीएसयू में,
राइट। मान लेते हैं कोई एम्प्लॉय डेपुटेशन पे गया। डेपुटेशन जो होता है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जाते रहते हैं एक दूसरे डिपार्टमेंट में। मान लो वो वहाँ गया और वहीं का होके रह गया, तो क्या हो गया? तो उसको डीम्ड रिटायर्ड मान लिया जाएगा। ऑलराइट, सो उनको यही मान लिया जाएगा कि वो रिटायर हो गए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सच अब्जॉर्प्शन, राइट। राइट, सो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी सारे मिलते हैं, मंथली पेंशन और ग्रेच्युटी भी। उसके बाद आता है वो एम्प्लॉयज़ कम्यूटेशन और पेंशन भी ले सकते हैं। कम्यूटेशन होता है कि जो आने वाली जो पेंशन उसको मिलने वाली है उसका कुछ हिस्सा वो लमसम ले लेता है। वो कुछ ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, 40% ऑफ जो मंथली एमोल्यूमेंट्स है उसका एक कम्यूटेशन फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट किया जाता है। वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। ओके, जैसे एनपीएस के केस में हमें कुछ लंपसम अमाउंट दे दिया जाता है, लंपसम, और कुछ का हमें मंथली एक इंस्टॉलमेंट की तरह दिया जाता है, इक्विटी, मंथली एन्युटी, मंथली एन्युटी। सो वैसा ही कुछ यहाँ होता है कम्यूटेशन, यानी कुछ हिस्सा हमने कम्यूट करवा लिया। जो हमें मंथली मिलना था उसको हमने लंपसम में कम्यूट करवा लिया, मंथली को लंपसम में। ये भी अलाउड है उनको। और बाकी जो मिलता है एनकैशमेंट हमने पढ़ा ही था, सब्जेक्ट टू 300, वो भी मिलेगा, यानी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ज़्यादा कुछ देखने वाला इसमें नहीं है। पीएफ वगैरह भी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके अलावा फैमिली पेंशन के लिए भी वो एलिजिबल होगा। ओके, और वहाँ मान लो जिस इंस्टीट्यूट में, जिस ऑटोनोमस बॉडी में वो अब जॉब हुआ है, वहाँ मान लेते हैं फैमिली पेंशन जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। फैमिली पेंशन डेथ के बाद मिलती है एम्प्लॉय की, उसकी फैमिली को। ऐसा कुछ अगर नहीं है तो उसने एब्जॉर्प्शन से पहले जो पे ड्रॉ की थी ना, उसके हिसाब से उसकी फैमिली पेंशन कैलकुलेट कर दी जाएगी और वो उसकी फैमिली को मिलना शुरू हो जाएगी। ओके, अब हम आ गए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। पिछली बार इससे बहुत क्वेश्चन आए थे, मिसिंग एम्प्लॉयज़, राइट। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर गायब हो जाता है, मिसिंग का मतलब गायब हो जाना, फिर उसका क्या होता है वो हम देखते हैं। इस पर 2 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, 2 से 3 आई गेस। ओके, सो अगर कोई जो एम्प्लॉई है वो मिसिंग है और उसके जो वेयर अबाउट्स है वो कुछ पता नहीं है, तो जो फैमिली है उसकी वो प्रोसेस शुरू करेगी। वो क्या करेगी कि जो वो पहले तो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाएगी, एफआईआर करवाएगी, राइट। और फिर उसको बेनिफिट्स मिलेंगे। सो मान लो एफआईआर वगैरह दर्ज करवा दी है, एफआईआर करवा दी, राइट। अब करवाते ही सबसे पहले क्या मिलेगा, ये जो सैलरी उसकी कोई पेंडिंग हो आने वाले मंथ्स की, वो दे दी जाएगी। लीव एनकैशमेंट दे दिया जाएगा, 300 लीव एनकैशमेंट देखा था हमने ये। और जीपीएफ में जो पैसा पड़ा है प्रोविडेंट फंड में, वो दे दिया जाएगा उसकी फैमिली को, राइट। अब बचे हैं ग्रेच्युटी और फैमिली पेंशन। ये शुरू होते हैं आफ्टर 6 मंथ्स। ये क्वेश्चन आया था आई थिंक, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। सो ये 6 महीने काउंट हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ लॉजिंग ऑफ रिपोर्ट विद द कंसर्न पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, उसके 6 महीने होने के बाद, 6 महीने यहाँ बीते, 6 महीने होने के बाद आपको ग्रेच्युटी भी मिल जाएगी और ये जो है फैमिली पेंशन ये भी मिल जाएगी। और जो फैमिली पेंशन और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एडमिन डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, ये चेक करेगी कि इन्होंने एफआईआर करवाई है या नहीं। और पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि भाई वो बंदा हमें कोई कहीं ट्रेस उसको नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये एफआईआर वगैरह चेक कर ली, रिपोर्ट चेक कर ली पुलिस की,
ये करना है और उनसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी भरवाना है। इस इंडेमनिटी बॉन्ड में क्या होता है कि भाई अगर वो बंदा लौट आता है वापस, जो मिसिंग था, गायब हो गया था, तो जो सारा पैसा है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर वापस देना पड़ेगा, या फिर जो भी उसके बेनिफिट्स आने वाले हैं उनके उनमें वो एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। सो ये दो चीज़ें हमें करवानी है, एफआईआर वगैरह और इंडेमनिटी बॉन्ड। फिर हम उसको, उसकी फैमिली को फैमिली पेंशन दे सकते हैं, राइट। हाँ, पिछली बार ये ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा था बच्चों को कि 7 ईयर वाला क्या मामला है। ये 7 साल, मान लो उन्होंने एफआईआर लिखवाई, ठीक, पुलिस ने रिपोर्ट दे दी कि भाई हमें वो बंदा नहीं मिला है, तो यहाँ एफआईआर के 6 महीने बाद उसकी जो फैमिली पेंशन है वो शुरू हो जाती है। अब या तो 7 साल बीत जाए या डेथ का पता चल जाए कि डेथ हो गई है। अब क्या होगा, अब ये इंटरेस्टिंग है। अब जो उसको पहले तो हमने दी थी रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, अब डेथ इस्टेब्लिश हो गई है तो देनी पड़ेगी डेथ ग्रेच्युटी। तो अब ये जो डिफरेंस अमाउंट था ये एडजस्ट करके दे दिया जाएगा 7 साल बाद, या डेथ इस्टेब्लिश हो गई है अगर पता चल गया है कंक्लूसिवली, राइट। तो ये डिफरेंस देना होता है बस। उसमें ऑप्शन में 7 ईयर्स था, बट वो सिर्फ इस केस में है। उसमें एक ऑप्शन ये था कि फ्रॉम दी लाइक एफआईआर जब हम करवा देते हैं उसके बाद से ही मिलनी शुरू हो जाती है, तो ये ऑप्शन सही होना था, 7 साल वाला ऑप्शन गलत होना था। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और उसके बाद आता है, अगर मान लो पहले तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिस हुआ, अब फैमिली पेंशनर ही मिस हो गया वो मिस हो जाता है, तो यहाँ भी पुलिस रिपोर्ट की बात है। पुलिस रिपोर्ट जब हो जाएगी उसके बाद फर्दर पेंशन चालू हो जाएगी, ऑल राइट। और एक चीज़ और ऑप्शन में आ सकती है कि अगर कोई बंदा फ्रॉड वगैरह करके गायब हो गया है तो उस केस में उसको कोई फैमिली पेंशन नहीं दी जाएगी। हाँ, अगर उसको कोर्ट अगर उसको माफ़ कर देती है, एक्विट कर देती है, अगर एक्विटल करना है यानी माफ़ कर देना, सारे जो इल्ज़ाम लगे थे माफ़ कर दिए तो ही मिलेगी, वरना अगर यहाँ से भगोड़ा अगर पैसे लेके भागा है तो उसको बिल्कुल भी पेंशन नहीं दी जाएगी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स। इसको हम एनपीएस के साथ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये यूजुअली हम समझ सकते हैं कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए डेथ हो जाती है, डेथ के केस में ये जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल लागू होते हैं, ये हम एनपीएस के साथ इसको कवर करेंगे। ओके, सो फिर बात आती है, अगर किसी को मेजर पेनल्टी लगा के रिमूवल या डिसमिशल कर दिया है, रिमूवल यानी वो हटा दिया है और वो फर्दर गवर्नमेंट सर्विस में और एग्ज़ाम अप्लाई करके किसी और गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है, और डिसमिसल का मतलब हमेशा के लिए वो सरकारी नौकरी से कभी अप्लाई नहीं कर पाएगा वो कभी गवर्नमेंट सर्विस में। ये होता है रिमूवल और डिसमिसल, ये आती है मेजर पेनल्टी एज पर सीसीए रूल। अगर ऐसा किसी के साथ हो गया रिमूवल या डिसमिसल, तो उसकी जो पास्ट सर्विस है वो जीरो मानी जाएगी, फॉरफिट कर दी जाएगी, यानी कोई पास्ट सर्विस का बेनिफिट, कोई रिटायरमेंट ग्रेच्युटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ना ही पेंशन मिलेगी उसको। फिर क्या मिलेगा, कंपैशनेट अलाउंस मिलेगा, जो कि होना चाहिए 2/3, राइट। 2/3 होगा पेंशन या ग्रेच्युटी का जो उसको मिलने वाली थी, वुड हैव बीन एडमिसिबल, और 9,000 से कम नहीं होना चाहिए कंपैशनेट अलाउंस। तो ये हो गया कंपैशनेट अलाउंस। और ये ज़रूरी नहीं है कि दिया जाए, ये देखा जाएगा कि अगर उसकी स्पेशल कंसिडरेशन अगर हो, कुछ स्पेशल बात हो अगर, तो उसको कंपैशनेट अलाउंस दिया जा सकता है। एंड जो कंपैशनेट अलाउंस है वो भी एक तरह की पेंशन ही है, तो कम्यूटेशन उस केस में अलाउड है। कम्यूटेशन हमने देखा था कि एक पोर्शन जो है वो लंपसम में हम ले सकते हैं। तो ये बात हुई रिमूवल और डिसमिसल की, के केस में क्या मिलेगा।
सो अब हम मेन पेंशन रूल के पार्ट पे आ गए हैं। इसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑन सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन यानी आप 60 साल के हो गए हैं, रिटायरमेंट एज पे आ गए हैं, अब आपको सुपर एन्युएशन होगा, राइट। सो इसमें देखते हैं, ये यहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ दी हुई हैं कि एक एम्प्लॉय को कैसे क्या क्या ध्यान रखना है। यही सर्विस बुक वगैरह चेक करनी है, ये सब चीज़ें उसमें दी हुई है, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ सर्विस बुक भी हमारे सिलेबस में है तो वो भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे ये है कि भाई सर्विस बुक को आपको हर साल इंस्पेक्ट करना है और उस पर साइन कर देने हैं, ये सप्लीमेंट्री रूल में आता है। और हर साल जनवरी में आपके पास जो एक कॉपी होती है सर्विस बुक की, वो आपको अपने जो ऑफिस है वहाँ दे देनी है, और वो आपको उसकी एंट्रीज़ वगैरह जो है उसमें अप टू डेट वो करके दे देंगे, क्योंकि एक कॉपी एम्प्लॉय के पास रहती है ना, और एक कॉपी ऑफिस मेंटेन रखता है। सो वो आपको ऑफिस में दे देनी है, राइट। बाकी कुछ नहीं है, आगे हम बढ़ते हैं, मूव ऑन। ओके, सो सुपर एन्युएशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का 60 साल की एज पूरा होने के बाद। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि रिटायरमेंट को कब से इफ़ेक्टिव माना जाए। वो माना जाता है लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच एज ऑफ सुपर एन्युएशन इज़ अटेन्ड। यानी कि मान लेते हैं मेरी रिटायरमेंट होनी है 2 जनवरी 2060 को, ये इस एज पे मैं हो जाना चाहिए रिटायर, बट 2 जनवरी है तो मेरी रिटायरमेंट डेट होगी 31 जनवरी। ये हो गया ना लास्ट डे ऑफ द मंथ। बट मान लो मेरा बर्थडे 1 जनवरी को होता, उस केस में प्रीसीडिंग मंथ की बात आ जाती, फिर मेरी रिटायरमेंट डेट होती 31 दिसंबर, राइट। तो यहाँ नीचे वाले केस में थोड़ा सा बेनिफिट है, यहाँ आप 1 महीने ज़्यादा सर्व कर पा रहे हो, राइट। सो पेक्यूलियर रूल्स वी हैव टू स्टडी। और आफ्टरनून हमें ध्यान रखना है, क्योंकि दिन में तो वो पार्टी देगा बंदों को, और आफ्टरनून में रिटायर। और ये जो दिन है ना, ये ड्यूटी काउंट किया जाएगा उसका। और मान लो वो इस पीरियड में छुट्टी पे था, तो वो छुट्टी काउंट की जाएगी, यानी लीव बैलेंस से पैसे जो लीव है वो डिडक्ट होगी। ये लाइन यहाँ लिखी हुई है। ड्यूटी पे अगर वो नहीं था तो लीव का पार्ट, वो जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो मानी जाएगी, राइट। फिर हमारा रूल 6 कहता है कि आप जो 2 पेंशन एक साथ नहीं ले सकते। मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई कहीं सुपर एन्युएट हुआ और उसके बाद वो री एम्प्लॉय हो गया, तो वो ये नहीं कह सकता है कि इसकी भी मुझे पेंशन दो, पुरानी पेंशन तो उसकी आ ही रही है और री एम्प्लॉयमेंट की भी दो, ऐसा अलाउड नहीं है। और ये जो फैमिली पेंशन और पेंशन है, ये बाद में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना, ये विड्रॉ भी कर सकती है अगर बाद में वो किसी क्राइम वगैरह में इन्वॉल्व होता है और कोई मिसकंडक्ट करता है, राइट। तो ये सब्जेक्ट टू फ्यूचर गुड कंडक्ट है कि अगर आप अच्छा कंडक्ट करोगे तो ही पेंशन जारी रहेगी। सो ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ना, ये रिटर्न ऑर्डर निकालेगी, बट पावर किसके पास है? पावर प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिटर्न ऑर्डर निकालेगी। और फिर एक बात और लिखी हुई है कि मान लो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या प्रोसीडिंग चल रही है अंडर CCA रूल, और वो चलती रही उसकी रिटायरमेंट के बाद भी, तो क्या उसकी पेंशन और ग्रेच्युइटी पे कोई इफ़ेक्ट आएगा? नो इफेक्ट, ओके। और ये तो बात थी अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पहले से चल रही थी।
मान लो बाद में चालू होती है, उसके रिटायरमेंट के बाद, तो वो बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के नहीं हो सकती। दूसरा, ये प्रोसीडिंग जब हम शुरू करेंगे उससे 4 साल पुराना नहीं होना चाहिए वो। मान लो पहले तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल लो। दूसरा, मान लो यहाँ पे हमने ये रिटायर हुआ, यहाँ पे उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की, और इससे 4 साल से ज़्यादा पुराना केस नहीं होना चाहिए कोई। हाँ, यहाँ इन 4 सालों में अगर उसने कुछ किया है तो आप कर सकते हो प्रेसिडेंट की अनुमति लेके, बट इससे पहले अगर उसने किया है तो वो अलाउड नहीं है, मोर देन 4 years। ओके, रिटायरमेंट होने के बाद जो ग्रुप ए ऑफिसर है उसको 1 साल के अंदर अंदर कोई भी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट बिना प्रीवियस सैंक्शन के, बिना सरकार की अनुमति के नहीं करना है। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट, राइट। और कोई ग्रुप ए ऑफिसर है, वो रिटायर होने के बाद फॉरेन गवर्नमेंट के अंडर अगर कोई एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है तो उसको परमिशन तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। वहाँ क्या था, 1 साल होने दो, उसके बाद जहाँ एम्प्लॉयमेंट लेनी है ले लो। यहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, भले ही आप 1 साल बाद करो या 10 साल बाद करो। सरकार से बिना पूछे आप फॉरेन गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। ऑलराइट, आपने सरकार से परमिशन ले ली थी लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट के दौरान, यानी रिटायरमेंट से पहले ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छुट्टियां दे दी जाती है जो बची होती है। यानी अभी आप रिटायर होने वाले हो, यहाँ मान लो रिटायरमेंट डेट है, ये आपने लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट ले रखी है, यहाँ मान लो आपने परमिशन ले ली सरकार से, तो आपको बाद में परमिशन लेने की नीड नहीं है। ऑलराइट, एक बार ले ली ना यहाँ इस पीरियड में। सो हमने अभी रिटायरमेंट से जुड़े हुए जनरल कंडीशंस देख ली हैं। अब हम देखते हैं क्वालिफाइंग सर्विस क्या होती है। क्वालिफाइंग सर्विस फॉर व्हाट? फॉर पेंशन। किस सर्विस को हम काउंट करेंगे पेंशन देने के लिए? सो क्वालिफाइंग सर्विस स्टार्ट कहाँ से होगी? ये जो है ये स्टार्ट होगी फ्रॉम द डेट ही टेक्स चार्ज ऑफ द पोस्ट, जिसमें वो फर्स्टली अपॉइंट हुआ था परमानेंट कैपेसिटी में, राइट। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। और प्रोबेशन वाला पीरियड जो होता है ना, हम जैसे पहले अपॉइंट होते हैं उसके बाद प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन वाला पीरियड भी काउंट होता है। सिंपल बात। इसमें एक जनरल कंडीशन ये है कि उसकी जो सर्विस है ना वो तभी काउंट की जाएगी अगर उसकी ड्यूटीज़ एंड पे सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, राइट। बट यहाँ एक्सेप्शन है कि मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, वो डेप्यूटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट में आया और वो परमानेंटली यहीं का हो गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ पे ही, तो फिर उसको कंटिन्यूस सर्विस माना जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट में उसने दी थी, वो भी क्वालिफाई की जाएगी, राइट। सो यूजुअल कंडीशन, जनरल कंडीशन ये है कि उसकी जो सर्विस है उसमें ड्यूटीज़ एंड पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है तो ही उस पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। और क्वालिफाइंग सर्विस की नीड ही क्यों पड़ रही है? क्योंकि यही वो सर्विस है जिसके एवरेज एमोल्यूमेंट्स वगैरह कैलकुलेट वो जो होंगे उसके बेसिस पे हम मल्टीप्लाई करके फिर फाइनल कितनी पेंशन बनेगी वो कैलकुलेट होगी। तो क्वालिफाइंग सर्विस नंबर ऑफ़ ईयर्स बहुत मायने रखते हैं ये, राइट। ये हम आगे कैलकुलेट करेंगे कैसे क्वालिफाइंग सर्विस एक फैक्टर है फाइनल पेंशन कितनी बनेगी उसमें, क्योंकि कितने साल आपने सर्विस किया है यही जो है मायने रखता है कितनी पेंशन बनेगी उसमें। तो ये हम आगे देखेंगे। सो ये बात हुई हमारी क्वालिफाइंग सर्विस की एक जनरल कंडीशन की।
फिर आता है कि कौन से पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस काउंट किया जाएगा। सो उसमें जो जिस पीरियड को ड्यूटी हमने माना है वो तो होगा ही होगा, और वो सारी लीव्स जिसमें लीव सैलरी मिली है वो भी होगा। ईओएल को नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें कोई लीव सैलरी नहीं मिलती है, विदाउट पे होता है ईओएल। हाँ, अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट पे ईओएल लिया है तो वो काउंट की जाएगी, राइट। या किसी हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए उसने ईओएल ली थी वो भी मानी जाएगी। या वो बंदा जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाया था ड्यूटी बिकॉज ऑफ सिविल कमोशन, यानी कुछ वहाँ पे भगदड़ मच गई थी और वो ज्वाइन नहीं कर पाया, तो उस केस में भी मतलब कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शनल केसेस में ईओएल को काउंट किया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ये होता है ना लीव सैलरी, यानी लीव के दौरान हमें सैलरी मिलेगी, वो वाला पीरियड काउंट किया जाएगा। जैसे हमने अर्नड लीव लेते हैं तो उसके दौरान हमें जैसे सीएल लेते हैं, एचपीएल लेते हैं वगैरह वगैरह। सो ड्यूटी वाला पीरियड, छुट्टी वाला पीरियड और डेप्यूटेशन वाला पीरियड। मान लो कोई बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में डेप्यूटेशन पे चला, डेप्यूटेशन को फॉरेन सर्विस भी कहते हैं। फॉरेन का मतलब दूसरा देश नहीं है, फॉरेन मतलब अपने डिपार्टमेंट से बाहर वाले फॉरेन डिपार्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। फिर हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, राइट। उसके बाद जो ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो भी काउंट किया जाएगा क्वालिफाइंग में। प्रोबेशन वाला भी, आपने अगर एससीएस अप्रेंटिस, ये अलग टाइप की पोस्टें होती है, ये भी काउंट किया जाएगा, आप याद कर सकते हैं इसको। और फिर आता है सस्पेंशन। मान लो कोई एम्प्लॉय को सस्पेंड करके रखा गया है, तो मान लो किसी बंदे को सस्पेंड किया गया और उसके बाद डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चली और उस पर माइनर पेनल्टी एज पर सीसीए रूल लगा दी, तो माइनर लगी यानी छोटा मोटा ऑफेंस था, तो उसको काउंट किया जाएगा क्योंकि माइनर पेनल्टी लगी यानी बहुत छोटा मोटा ही कोई ऑफेंस किया था उसने। और अगर मेजर पेनल्टी लग जाती है, मेजर, और उसमें भी हमने देखा था अगर डिसमिस कर दिया गया और रिमूव कर दिया गया फिर तो उसको पेंशनरी बेनिफिट मिलेंगे ही नहीं, सारी सर्विस फॉरफिट हो जाएगी। सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी अगर लगी है तो अथॉरिटी पे डिपेंड करेगा, अगर उसने ऑर्डर निकाल दिया कि भाई काउंट किया जाएगा तो किया जाएगा, वरना नहीं। ऑलराइट, सो इस पे आप एक क्विक नज़र मार सकते हैं। ओके, सो कौन से पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस नहीं माना जाएगा, ये तो बेसिक सा है कि 18 साल से पहले की जो सर्विस है उसको नहीं माना जाएगा, और आपने अगर कोई अप्रेंटिस वाला काम किया है एक्सेप्ट एसएएस अप्रेंटिस, एसएएस अप्रेंटिस का तो माना जाएगा, बट अगर और कोई अप्रेंटिस का काम किया है वो नहीं माना जाएगा। अनऑथराइज्ड एब्सेंस, यानी बिना बताए छुट्टी पे चले गए और उस पीरियड को डाइज नॉन डिक्लेयर कर दिया गया। डाइज नॉन यानी वो पीरियड गैप माना जाएगा आपका। डाइज नॉन का मतलब है ये वाला पीरियड काउंट किया जाएगा और ये वाला किया जाएगा। यहाँ जो अनऑथराइज्ड थे इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये मतलब यूँ समझो गायब हो गया आपकी सर्विस से। हाँ, पुरानी को फॉरफिट नहीं किया है हमने, सिर्फ ये वाला पीरियड हमने आपका डाइज नॉन, ये डेड हो गया, डाई हो गया यानी डेड हो गया ये पीरियड, सो ये वाला काउंट नहीं किया जाएगा। ओवर स्टेयल ऑफ लीव, राइट। मान लो आप छुट्टी लेके गए और बिना बताए आपने ओवर स्टे कर लिया, मतलब बिना बताए आप और आ गए, 3 दिन की मिली थी 5 दिन बैठे हो आप, और उसको रेगुलराइज अगर नहीं किया गया है तो वो भी काउंट नहीं होगा। डाइज नॉन वाला पीरियड नहीं होगा। ईओएल विदाउट मेडिकल, ये भी नहीं होगा। सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी, मेजर पेनल्टी लग गई है सस्पेंशन के बाद, यानी तो वो सस्पेंशन वाला पीरियड है वो भी काउंट नहीं होगा। अगर हाँ अथॉरिटी अगर उसको रीइंस्टेट कर देती है, मतलब अपने ऑर्डर में कह देती है कि ये काउंट होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है।
ये बेसिक सी चीज़ें हैं, हमें इसको ध्यान रखना है। एक बार एक साथ देख सकते हैं इन चीज़ों को। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट वाले बंदे हैं और जो ऑटोनमस बॉडीज से बंदे आए हैं, उन्होंने जो पीरियड अपना स्टेट गवर्नमेंट में सर्व किया था और ऑटोनमस बॉडी में सर्व किया था, उनके पीरियड को भी क्वालिफाइंग सर्विस मान लिया जाएगा। राइट, फिर उसके बाद आता है जो कैजुअल लेबरर्स थे, मान लो। राइट, मजदूर थे, सिंपल कैजुअल थे, उनको टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का स्टेटस मिल गया और बाद में उनको रेगुलराइज कर दिया। जैसे आम आदमी पार्टी ने सफाई कर्मचारियों को रेगुलर बना दिया था, वैसे ही कुछ। तो अगर ये टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का उन्हें स्टेटस 31/12/2003 से पहले मिला है, तो वो वाला पीरियड जो था ना, उसका हाफ जो है ना, उसको काउंट किया जाएगा क्वालिफाइंग सर्विस के लिए। ऑलराइट, पूरा नहीं किया जाएगा, हाफ। फिर है, मान लो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय था, वो बाद में परमानेंट कैपेसिटी में अपॉइंट हो जाता है, तो उसको क्या करना होगा, जो कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यानी कुछ जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, कुछ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉयर वाला शेयर है वो सरकार को वापस दे देगा और अपनी सर्विस को क्वालिफाई करा लेगा और पेंशन का लाभ उठाएगा। राइट, एम्प्लॉयर वाला पैसा जो है ना, ये उसको वापस देना पड़ेगा। राइट, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड का पार्ट होते हैं ना, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं, उनको खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। जैसे अभी हमें एनपीएस वालों को करना पड़ता है, नए जो 31 दिसंबर 2023 के बाद अपॉइंट हुए हैं, उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम कहते हैं। ये एम्प्लॉयर वाला पैसा दो वापस और पेंशन का लाभ उठाओ। ये है बात कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ जो 31/12/2003 से पहले ही अपॉइंट हुए थे परमानेंट कैपेसिटी में। फिर जो मिलिट्री वाले बंदे हैं, उनकी भी पुरानी सर्विस काउंट होगी, नो इश्यूज़। उसके बाद राउंडिंग ऑफ करनी पड़ती है। पहले एक बात जान लेते हैं कि जो पेंशन काउंट होती है ना, मंथली कितनी पेंशन मिलेगी, वो डिपेंड करता है हाफ ईयर्स पे। कितने हाफ ईयर्स कंप्लीट किए हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ़ ईयर्स से और कुछ कैलकुलेशन लगा के फाइनली पेंशन और ग्रेचुइटी काउंट की जाती है। ये हाफ ईयर्स जो है ना, जैसे मान लो 3 साल है, 3 साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे, 6 महीने, तो 6 हाफ ईयर्स। 1 साल में 2 हाफ ईयर्स। राइट, ऐसे। तो मान लो किसी ने 1 साल और 2 महीने किया है, एक बंदे ने 1 साल और 4 महीने किया है, तो इसके केस में तो 1 साल और ये 2 महीने है ना, क्योंकि ये 3 महीने से कम है, ये है ना यहाँ दिया हुआ है 3 मंथ से कम है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। 3 महीने से ज़्यादा है तो इसको पूरा मान लेंगे, एक हाफ ईयरली इसको मान लेंगे। यानी 1 यहाँ पे हो गए, ये 2 हाफ ईयर, 1 हाफ ईयर, ये तो 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। यहाँ पे ये सिर्फ 1 साल ही था तो ये 2 हाफ ईयर, इसको हमने इग्नोर कर दिया। ये चीज़ यहाँ दी हुई है, फ्रैक्शंस इक्वल टू 3 months and above shall be treated as 1 half year. Fraction of less than 3 months will be ignored. राइट, ये यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। मान लो किसी बंदे ने 9 साल 8 महीने 29 दिन की सेवा दी है, तो उसके 6 मंथली पीरियड यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। 9 साल के तो साफ साफ दिख रहे हैं, 9 दूनी 18 हो गए। ये 8 महीने यानी 3 महीने से ज़्यादा है, ये यहाँ दिया हुआ था ना, 3 महीने से ज़्यादा है, तो इसको एक हाफ मंथ मान लेंगे, तो यानी 18 + 1 ये हो गया। राइट, तो 19 6 मंथली पीरियड आ गए हमारे।
ऑल राइट। नहीं, वेट ए मिनट, थोड़ा सा मैंने यहाँ एरर कर दिया है। ये 8 महीने था ना, इसमें 6 महीने तो साफ साफ दिख ही रहे हैं हमें, एक हाफ मंथ तो ये हो गया, प्लस ये 2 महीने, इसको हम इग्नोर कर देंगे 2 महीनों को। तो ये एक यहाँ से इसलिए आया 18 और 1। हाँ, इस केस में अगर हम देखेंगे ना, 9 साल 9 महीने हैं यहाँ, यानी 9 साल का तो सीधा सीधा 9 दूनी 18 हो गया, और ये जो 9 महीने हैं ना, इसमें 6 महीने तो सीधे सीधे दिख रहे हैं हमें, एक हाफ मंथ तो ये हो गया, एक 6 मंथली पीरियड, और 3 महीने एक्स्ट्रा हो गए, तो 3 महीने को एक हाफ मंथली मान लेंगे, तो 18 ये, एक 6 मंथली ये, एक 6 मंथली ये, तो 20 हो जाएंगे टोटल। राइट, इसको आप देख सकते हैं ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट वी कैन सी डैट। रटने वाला नहीं है, सीधी सी बात ये है कि 6 महीने को तो हम एक 6 मंथली पीरियड मानते ही मानते हैं। 6 का आधा कितना होता है? 3 मंथ। तो बस 50% तो होना ही चाहिए। 50% से अगर कम है तो उसको इग्नोर कर दो, 50% से यानी 3 मंथ से ज़्यादा है या 3 मंथ्स है तो उसको एक 6 मंथली पीरियड मान लो, खत्म बात। सो ये हाफ ईयर जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए, ये हम आगे देखेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राइट, इसको हाफ ईयर बोल दो या 6 मंथली पीरियड्स बोल दो, बात एक ही है। ओके, यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब एम्प्लॉय को हमें बताना तो पड़ेगा ना क्वालिफाइंग सर्विस के बारे में, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। तो ये जो हेड ऑफ ऑफिस होता है ना, हेड ऑफ ऑफिस, एडमिन वाला बंदा और अकाउंट्स ऑफिसर, इनको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। कब करेंगे? जब उनकी 18 साल की सर्विस पूरी हो जाए उस एम्प्लॉय की, तो वो बताएंगे एक सर्टिफिकेट के माध्यम से कि भाई आपकी क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो कितनी हो गई है। राइट, एक बार तो यहाँ बताएंगे 18 साल की सर्विस पूरी हो गई, अब बता देंगे। दूसरा बताएंगे 5 ईयर्स बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट से 5 साल पहले। तो कुछ ऐसा आप देख सकते हैं, मान लो यहाँ पे बंदे ने चार्ज लिया, सर्विस ज्वाइन की, यहाँ उसने 18 साल पूरे किए अपने, 18 ईयर्स, तो यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इशू करेगा एडमिन अकाउंट के साथ मिलके कि भाई आपकी इतनी क्वालिफाइंग सर्विस हो गई है, रिटायरमेंट की जो पेंशन बनेगी आपकी उसको काउंट करने में ही काम आएगी, और उसके बाद सर्विस करता रहता है। और यहाँ मान लो रिटायरमेंट डेट आ गई उसकी, तो इससे 5 साल पहले यहाँ भी उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपकी इतनी क्वालिफाइंग सर्विस बनती है। सो दैट्स ऑल, 18 साल 5 साल, ये याद रखना है हमें। फिर हम बात करते हैं इमोल्यूमेंट्स एंड एवरेज इमोल्यूमेंट्स। ये दो चीज़ें हैं, इमोल्यूमेंट्स, एवरेज इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स एक तरह की सैलरी होती है, थोड़ा फैंसी वर्ड है इमोल्यूमेंट्स। इसमें क्या इंक्लूड होगा? इमोल्यूमेंट्स में होगा पे, इन पे लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स। जैसे डब्ल्यू की होती है पे 44,900, बेसिक पे होगी ना ये, और इसमें इंक्लूड होगा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी, जो यूजुअली 20% होता है सैलरी का। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, एनपीए जो होता है ना, ये मान लो डॉक्टर्स हैं, उनको दिया जाता है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें, इसलिए उनको 20% नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दे दिया जाता है। और कोई अलाउंस इसमें इंक्लूड नहीं होगा, जैसे कि स्पेशल अलाउंस है, पर्सनल पे, डेपुटेशन अलाउंस वगैरह, ये सब अलाउड नहीं होगा। एमोल्यूमेंट्स काउंट करने की नीड हमें पहले भी मैंने बताया है कि एमोल्यूमेंट्स कितने हैं आपके, उसके बेसिस पे ही आपकी पेंशन डिसाइड होगी। ये कुछ ऐसा होता है, एमोल्यूमेंट्स इनटू जो हमारे 6 मंथली पीरियड्स हमने निकाले थे,
6 मंथली पीरियड्स या हाफ ईयरली पीरियड्स। तो इस टाइप से कुछ एक कैलकुलेशन बनती है, वो हम आगे देखेंगे। इससे हमारी जो पेंशन है वो डिसाइड होती है कि कितनी मिलेगी। तो एमोल्यूमेंट्स का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। और फिर हम देखते हैं एवरेज एमोल्यूमेंट्स होता है। एवरेज किसका निकाला जाता है? लास्ट 10 मंथ ऑफ सर्विस का। सो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीआरई में कि एवरेज एमोल्यूमेंट्स किसको कहेंगे? एवरेज एमोल्यूमेंट्स कहेंगे लास्ट 10 मंथ जो है ना, मान लो यहाँ रिटायरमेंट हुए, इससे पहले के जो 10 मंथ्स हैं इसमें जो सैलरी मिली होगी उसको, उसका एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज मंथली जो उसकी सैलरी थी। सो ये दो चीज़ें हैं, एमोल्यूमेंट्स और एवरेज एमोल्यूमेंट। सो हमें ध्यान रखना है एमोल्यूमेंट्स में नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी इंक्लूड होता है, बट ये स्पेशल अलाउंस, पर्सनल पे, डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस, ये सब अलाउड नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो हमने एमोल्यूमेंट्स देखा है ना, इसमें बेसिक पे के साथ साथ डीए भी इंक्लूड होता है, राइट? हाँ, ये वाले अलाउंस इंक्लूड नहीं होंगे जो हमने यहाँ देखे हैं। फिर हम देखते हैं ये जो ग्रेचुटी की अमाउंट है ना, सर्विस ग्रेचुटी हो या रिटायरमेंट या डेथ ग्रेचुटी, ये बेस्ड होती है एमोल्यूमेंट्स ड्रॉन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बट अगर पिछले कुछ टाइम में, लास्ट 10 मंथ्स में, अगर उसके एमोल्यूमेंट्स को कम किया गया है तो फिर हम एवरेज एमोल्यूमेंट्स देखेंगे, राइट? ये समझ आ गई बात कि मान लो पिछले 10 महीने में मेरी, जैसे जनवरी है, यहाँ पे मेरी सैलरी लेट से 44,900 थी। फिर आगे जाते जाते मान लो फरवरी, मार्च, अप्रैल में कुछ और होगी, लेट से 35 होगी हाइपोथेटिकली। अब ये जो पीरियड, अब इससे एवरेज एमोल्यूमेंट निकाला जाएगा पिछले 10 महीने का। बट अगर कांस्टेंट रही है तो कोई इशू नहीं है। फिर तो जो फाइनल आपकी थी ना, जिस टाइम आप रिटायर हुए या आपकी डेथ हुई, तो उसके हिसाब से आपका एमोल्यूमेंट जो है वो मान लिया जाएगा। अदरवाइज एवरेज निकाला जाएगा अगर अलग अलग रही है अलग अलग महीनों में। सिंपल। फिर एक कुछ और कंडीशन दी हुई है। मान लो वो बंदा लीव पे था, छुट्टी पे चला गया उस पीरियड में, तो उस लीव के दौरान वो जो पे ले रहा था ना, उसको एमोल्यूमेंट में काउंट किया जाएगा, राइट? मान लो वो यहाँ रिटायर होने वाला था, उससे पहले वो छुट्टी पे चला गया, यहाँ पे लीव है उसकी, तो लीव के दौरान लीव सैलरी तो मिलती है ना, तो उसको काउंट कर लो एमोल्यूमेंट्स निकालने के लिए, कोई इशू नहीं है। ओके। और मान लेते हैं यहाँ रिटायर होना था, यहाँ छुट्टी पे है, यहाँ कहीं उसको इंक्रीमेंट भी मिल रहा है, तो वो भी एमोल्यूमेंट में काउंट किया जाएगा, भले ही वो इस इंक्रीमेंट को उसने अवेल नहीं किया है, वो छुट्टी पे है ना। इंक्रीमेंट लेने के लिए आपको प्रेजेंट होना पड़ता है, मान लो वो नहीं आया तो भी ये इंक्रीज्ड पे है ना उसकी इंक्रीमेंट के कारण, इसको भी एमोल्यूमेंट निकालने के लिए काउंट किया जाएगा। सिंपल। उसको ये नहीं कहेंगे भाई तू तो छुट्टी पे था, तेरी सैलरी तो कम है ना, हम मान लेंगे कि वो इतनी सैलरी ले रहा है, इंक्रीज्ड सैलरी, इंक्रीमेंट वाली। और फिर मान लो वो सस्पेंशन में था और सस्पेंशन के बाद उसको वापस रीइंस्टेट यानी बहाल कर दिया गया, या वो ईओएल ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट में था, तो उसका जो नॉर्मल एमोल्यूमेंट है वो काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? बट दिक्कत आ जाती है अगर वो ईओएल पे था, जो नॉर्मल वाला ईओएल होता है,
मेडिकल सर्टिफिकेट वाला नहीं, तो उसको फिर हम सर्विस के लिए काउंट नहीं करेंगे। फिर हम कौन सा पीरियड लेंगे एवरेज एमोल्यूमेंट निकालने के लिए या एमोल्यूमेंट निकालने के लिए। तो मान लो यहाँ पे वो इस पीरियड में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इससे पहले वो कुछ सैलरी ले रहा होगा ना, उसको काउंट कर लिया जाएगा, राइट। और मान लो इस पीरियड में वो सस्पेंशन में था लेट्स से, तो सस्पेंशन में ना होता तो भी तो कुछ सैलरी ले रहा होता ना, तो उसको काउंट कर लेंगे, राइट। मान लेते हैं कोई एम्प्लॉई हायर पोस्ट पे ऑफिशिएट कर रहा है, ऑफिशिएट यानी फॉर द टाइम बीइंग उसको वो पोस्ट दी हुई है, तो उस हायर पोस्ट वाले एमोल्यूमेंट्स को काउंट करेंगे हम पेंशन के लिए, राइट। ओके, सो उसके बाद आता है डेप्यूटेशन पे। मान लो कोई बंदा गया हुआ है एक्स काडर यानी अपने काडर से बाहर किसी और डिपार्टमेंट में, तो वहाँ भी तो उसको सैलरी मिल रही होगी, यूजुअली हायर ही होती है वो, तो वो भी एमोल्यूमेंट के लिए काउंट की जाएगी। वहाँ जो उसने पे ड्रॉ की है उसको काउंट करेंगे, राइट। सो साथ में रहना, इसमें जो एमोल्यूमेंट हम काउंट कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे एमोल्यूमेंट्स इनटू जो हमारा 6 मंथली पीरियड है, या उसको कह लेते हैं हाफ ईयरली, इन्हीं की ही मल्टीप्लिकेशन में हमारी जो पेंशन है वो मिलेगी। तो ये एमोल्यूमेंट निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमोल्यूमेंट यानी और कुछ नहीं है, ये पे है बेसिकली हमारी, पे प्लस इसमें डीए जोड़ दो आप, और जो अलाउंसेस है वो जोड़ दो। ओके, सो ये है एमोल्यूमेंट, ये निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मान लो कोई बंदा डेपुटेशन से वापस आके छुट्टी पे चला जाता है। मान लो उसका जो डेपुटेशन वाला पीरियड है ना वो ख़त्म हो गया, उसके बाद उसने लीव ले ली, तो उसको जो उसका पेरेंट काडर था ना जहाँ वो शुरू में जॉब करता था, तो ये वाली सैलरी उसकी काउंट होगी, डेपुटेशन वाली सैलरी काउंट नहीं होगी, क्योंकि डेपुटेशन का पीरियड तो यहाँ ख़त्म हो गया ना, यहाँ वो छुट्टी पे चला गया फिर। तो ये जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट था ना, वहाँ पे उसको जो सैलरी मिल रही थी उसको एमोल्यूमेंट में काउंट करेंगे, राइट। फिर मान लेते हैं उसकी पे को रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ा दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में। तो एमोल्यूमेंट काउंट करने के लिए ये जो बढ़ी हुई सैलरी है, नॉशनली इंक्रीज जो हुई है, इसको काउंट करेंगे। ये दोनों केसेस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये प्रिंसिपल ध्यान रखना है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर उसकी सैलरी बढ़ी है तो उसको एमोल्यूमेंट फिर से काउंट किए जाएंगे, और उसके बेसिस पे उसके जो है पेंशन बनेगी। सो आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ही थका देने वाला एग्जॉस्टिंग रूल है ये आपको, लेकिन टॉलरेट करना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर सोल्यूशन, राइट। सो with more dedication let's move forward. ओके, सो नेक्स्ट है, मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है और उस पर कोई पेनल्टी लगी हुई थी। मान लो उसका 1 साल के लिए इंक्रीमेंट होल्ड करनी पेनल्टी लगी हुई थी, राइट। फिर उसका इंक्रीमेंट तो उस पीरियड में कम रहेगा जिसमें पेनल्टी लगी हुई थी। मान लो इस पर्टिकुलर पीरियड में उसको इंक्रीमेंट नहीं मिला तो उसकी सैलरी कम है, तो क्या ये सर्विस, ये जो पे मिल रही है इसको, यहाँ का जो कम पे है वो काउंट की जाएगी? नहीं, ये नहीं की जाएगी। इस पेनल्टी के इफेक्ट को हम इग्नोर कर देंगे। ओके, सो ये यहाँ लिखा हुआ, इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ सच पेनल्टी शैल बी ट्रीटेड एज एमोल्यूमेंट्स। उसको फिर हम एमोल्यूमेंट काउंट कर देंगे। इसको फिर हम नंबर ऑफ हाफ ईयरली पीरियड्स या 6 मंथली पीरियड को करके इस टाइप से कुछ
आएगा उससे हम पेंशन निकालेंगे। आगे देखेंगे हम कैलकुलेशन, डोंट वरी, राइट। और ये चीज़ हमने देख ही ली है कि जब हम एवरेज एमोल्यूमेंट काउंट करेंगे ना, तो उसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन वाला टाइम था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव वाला, सॉरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव EOL विदाउट मेडिकल, डाइज नॉन वाला पीरियड है, ओवर स्टेल ऑफ लीव यानी छुट्टी जितनी ऑथराइज थी उससे ज़्यादा लेके बैठा हुआ है, ओवर स्टेल वाला पीरियड है, या बाकी सस्पेंशन वाला पीरियड है, तो ये तो काउंट होता नहीं है। तो हम उससे जो पहले का पीरियड है ना उसको काउंट करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे जो इन सब के अंदर आ रहा है ना पीरियड, राइट। सो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहाँ वो रिटायर होने वाला है, तो एवरेज एमोल्यूमेंट हम काउंट करते हैं इससे पिछले 10 महीने की एमोल्यूमेंट्स के हिसाब से। तो मान लो यहाँ पे उसका है डाइज नॉन का पीरियड या ओवर स्टेल ऑफ लीव, मान लो ये 10 दिन का है, या लेट्स से 1 महीने का है, ओके। तो ये तो उसका रफा दफा हो गया ये पीरियड, तो इससे पहले का जो 1 महीना है ना यहाँ काउंट कर लेंगे हम उसको। अब क्लियर हुआ? फाइन। और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं क्लासेस ऑफ पेंशन, यानी पेंशन जो है वो कितने टाइप की होती है। सो इसको हम देखते हैं। पेंशन इज एडमिसिबल टू परमानेंट एम्प्लॉयज़ हु रिटायर और आर रिटायर्ड विद ए क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स। हमने देखा था ना 10 साल का जो पीरियड है वो कम से कम होना चाहिए, ये बाद में हटा भी दिया गया था। ये यूजुअली 10 ईयर का था इनवैलिड पेंशन के केस में। इनवैलिड पेंशन यानी कि जो किसी फिज़िकल इनकैपेसिटेशन यानी डिसेबल हो गया वो बंदा किसी डिजीज़ के कारण या इंजरी के कारण, तो ये 10 साल यहाँ पे था। अदरवाइज़ जो वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में 20 ईयर्स था। 20 साल के बाद कोई एम्प्लॉय कह सकता है भी मुझे रिटायर करो और पेंशन दो, ओके। और फिर सुपर एन्युएशन, ये हमने देखा ही है, ऑलराइट। सो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्लासेस ऑफ पेंशन को। सबसे पहले सुपर एन्युएशन, ये रिटायरमेंट पे होती है, ये हमने देख ही लिया है, राइट। रिटायरिंग पेंशन ये होती है या तो कोई बंदा वॉलंटरी रिटायर ले ले, वॉलंटरी यानी 20 साल की सर्विस हो गई है रिटायरमेंट दे दो, और ये हो गया प्री मैच्योर रिटायरमेंट। ये सरकार जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, ओल्ड हो जाते हैं, जो हमने देखा था ना ग्रुप ए के केस में हमने देखा था 50 साल की सर्विस, 50 साल के अगर वो हो गए हैं। ग्रुप सी के केस में हमने देखा था 55 साल की। ये ए और बी दोनों केस में 50 और 30 साल अगर किसी ने कर लिया है फिर तो सरकार हटा ही सकती है, प्री मैच्योर रिटायर कर सकती है, बिल्कुल। तो इस केस में वॉलंटरी और प्री मैच्योर रिटायरमेंट के केस में मिलती है रिटायरिंग पेंशन, ओके। और फिर ये अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में अब जॉब कर लिया गया है तो मिलती है, PSU वगैरह में कॉरपोरेशन में किया है वहाँ भी मिलती है, या कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का पहले था वो PSU में कन्वर्ट हो गया है तो वहाँ भी पेंशन मिलती है, ठीक है। कोई ऑटोनमस बॉडी बन गई है, मान लो कोई डिपार्टमेंट था पहले गवर्नमेंट का, उस वहाँ भी मिलती है, राइट। फिर हम देखते हैं इनवैलिड पेंशन। अगर मेडिकल अथॉरिटी ने कह दिया कि बंदा परमानेंटली इनकैपेसिटेट हो गया है, इवन बिफोर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर्स, उस केस में हम देते हैं इनवैलिड पेंशन, यानी ये बंदा इनकैपेसिटेट हो गया है। तो इनकैपेसिटेट, इनवैलिड, ये ध्यान रखना है। फिर हो गया कंपल्सरी रिटायरमेंट, और जो
कंपल्सरी रिटायरमेंट होती है ना, वो एक तरह की पेनल्टी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये जो है 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए, और फुल सुपर एन्युएशन पेंशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसके बीच में रहेगी। ओके, 2/3 तो मिले ही मिलेगी, उससे कम नहीं देनी, राइट, ये ध्यान रखना है अपने को। फिर हो गया कंपैशनेट अलाउंस। ये कब मिलता है? जब किसी एम्प्लॉय को डिसमिस या रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। ये बहुत बड़ी पेनल्टी होती है, डिसमिसल। डिसमिस कर दिया यानी कि डिसमिस कर दिया यानी वो गवर्नमेंट सर्विस में कभी आ ही नहीं पाएगा। रिमूवल यानी हटा दिया है, लेकिन वो कहीं और किसी और गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी पेनल्टीज़ हैं दोनों, डिसमिसल और रिमूवल मेजर पेनल्टीज़ में आती हैं। तो इस केस में जो पुरानी सर्विस है ना, उसको फॉरफिट कर दिया जाता है, यानी कि उसको एकदम हटा दिया जाता है। पर स्पेशल ग्राउंड्स पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ना, वो कंपैशनेट अलाउंस दे देती है, दया के भाव से। बट वो 2/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये 2/3 से कम कम रहेगा। कंपल्सरी रिटायरमेंट में क्या था, 2/3 तो मिले ही मिलेगा, यानी यहाँ तो था 2/3 से ज़्यादा देना है। कंपैशनेट में 2/3 से कम होना चाहिए, ये दिया हुआ ना, शैल नॉट एक्सीड 2/3। ऑलराइट, और फिर मिनिमम पेंशन कितनी होनी चाहिए, 9,000, और मैक्सिमम हमने देखा है 1,25,000, 1,25,000, यानी 9,000 से 125,000। ऑलराइट, लेट्स मूव। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। ये आ गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। हाँ, एक जगह मैंने थोड़ा सा गलती कर दी होगी कहीं पीछे, जहाँ मैं बता रहा था ना एमोल्यूमेंट्स क्यों काउंट किए जाते हैं। एमोल्यूमेंट्स इनटू जो क्या बोलते हैं 6 मंथली पीरियड्स या हाफ ईयरली पीरियड, ये जो कैलकुलेशन है ये हम ग्रेचुइटी के लिए करते हैं। मैंने बीच में शायद पेंशन बोल दिया होगा गलती से, क्योंकि पेंशन तो हमें पता ही है कि 50% है, पुराने जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ना, 50% ऑफ द एवरेज एमोल्यूमेंट्स और 50% ऑफ एमोल्यूमेंट्स ड्रॉन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। ऑलराइट, हमने एमोल्यूमेंट्स देख सकते हैं, एवरेज एमोल्यूमेंट्स और एमोल्यूमेंट्स। एवरेज हमने देखा था पिछले 10 मंथ्स के, क्योंकि किसी की सैलरी अगर कम ज़्यादा हुई हो, मान लो यहाँ कुछ थी, इस महीने में कुछ, इस महीने में कुछ, यहाँ इंक्रीमेंट मिल गया, फिर सेम रही, तो ऐसे उसका 10 महीने का एवरेज निकाला जाएगा। या फिर नॉर्मल लास्ट ड्रॉन जो थी वो एमोल्यूमेंट देखा जाएगा, जो भी बेनिफिशियल होगी वो दे दी जाएगी, राइट। और 10 ईयर्स सर्विस ये दिया हुआ है। इनवैलिड पेंशन के केस में हुआ करता था ये, तो ये हटा दिए लिमिट। अभी मेडिकल अथॉरिटी अगर रिकमेंड कर देती है तो 10 ईयर्स से पहले भी दिया जा सकता है। बस कंडीशन ये है कि सर्विस जब उसने ज्वाइन की थी ना, तो उसको मेडिकल अथॉरिटी ने फिट डिक्लेयर किया हो, हम जो, राइट। सो किसी भी केस में हमने देख लिया है 9,000 से कम 1,25,000, और कंपैशनेट अलाउंस है वो भी 9,000 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे जब कोई पेंशनर होता है वो 80 साल का हो जाता है ना, तो उसके बाद उसकी जो पेंशन में उसमें एडिशन किया जाता है। अगर वो 80 से 85 के बीच में है तो 20% एक्स्ट्रा, 20% ऑफ बेसिक पेंशन। 85 से 90 हो गया तो 30%, और 90 से 95 हो गया तो 40%। 20, 30, 40, ये अपने को याद रखना है। इसको याद रखने का तरीका ये है,
पेपर में आ जाए 80 to 85, तो यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, एक होता है ना 80-20 मिलके 100 हो जाता है। तो एक याद हो गया ना, अगर हमें 20% से शुरू हो रहा है तो 20, 30, 40 ऐसे याद रख सकते हैं। ऑलराइट, आगे फिर सेम कंटिन्यू रहता है, 40 के बाद 50, और 100 ईयर्स और मोर का अगर हो जाता है कोई, फिर तो भाई 100% ऑफ बेसिक पेंशन, यानी डबल हो जाती है उसकी सैलरी, सैलरी नहीं सॉरी पेंशन डबल हो जाती है, 100% एक्स्ट्रा एडिशनल। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 100 ईयर्स और मोर अगर हो जाता है तो 100% ऑफ बेसिक इनकम, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर्स। यहाँ से क्वेश्चंस भर भर के बनने की संभावना है। सो सबसे पहले तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ना, वो जो रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करेगा। ऑलराइट, उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स को इंटीमेट करना है, पेंशन पेपर्स प्रिपेयर करने हैं, राइट। और क्वालिफाइंग सर्विस वगैरह कितनी हुई है वो रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट को बता देनी है 8 महीने पहले, और फॉरवर्डिंग करनी है, अकाउंट ऑफिसर को भेज देना है पेंशन पेपर्स। ऑलराइट, और फिर इंटीमेट करना है और फिर प्रोसेस कर देना है। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। तो सबसे पहले हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो लिस्ट प्रिपेयर करेगा बाय 15th डे ऑफ एवरी मंथ, जो रिटायर होने वाले हैं अगले 15 महीने में, और वो अकाउंट ऑफिसर को भेज देगा बिफोर द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ओके, तो ये मान लो 1 तारीख, और ये हो गई अपनी 31 तारीख, तो 15 को ये हुई ना 15। यहाँ पे जितने भी रिटायर होने वाले हैं ना अगले 15 महीने में, उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर देगा वो जो हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, एडमिन वाला बंदा, और वो अकाउंट ऑफिसर को भेज देगा। फिर लास्ट डे को ये जो लिस्ट बनाई है ये अकाउंट ऑफिसर के पास पहुंच जानी चाहिए, ताकि वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू कर सके। सो ये ध्यान रखना है अपने को, ये जो लिस्ट है तैयार हो जानी चाहिए और भेज दी जानी चाहिए अकाउंट ऑफिसर के पास। उसके बाद गवर्नमेंट एकोमोडेशन वगैरह अगर उसने ले रखी है तो हेड ऑफ ऑफिस जो है वो डिटेल लेगा, और डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स यहाँ से वो नो डिमांड सर्टिफिकेट ले लेगा। नो डिमांड सर्टिफिकेट यहाँ से आएगा ताकि पता चल जाए कि भाई कोई इसका कोई रेंट वगैरह ड्यू तो नहीं है। ओके, फिर है प्रिपरेशन ऑफ पेंशन पेपर्स। ये 1 साल पहले ही काम शुरू हो जाएगा। मान लो यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर होने वाला है, यहाँ काम शुरू हो जाएगा 1 साल पहले ही। सुपर एनुएशन यहाँ होने वाली है उसकी, सुपर एनुएशन। तो उसमें वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस भी इंक्लूडेड है। सर्विस वेरीफाई की जाती है सर्विस बुक से कि भाई इस बंदे ने इतनी सर्विस पूरी कर ली है और ये एलिजिबल हो गया पेंशन के लिए। तो ये सारा काम जो है ना डॉक्यूमेंटेशन वाला, पेंशन पेपर तैयार करने वाला, ये 1 साल एडवांस में चालू हो जाएगा, यानी 12 महीने हमें मिल रहे हैं पूरे। और उन 12 महीनों में से 8 महीने पहले जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको हमें बता देना है कि भाई तुम्हारी कितनी क्वालिफाइंग सर्विस बन रही है। मान लो यहाँ वो रिटायर होने वाला है
तो यहाँ पे उसको बता दिया जाएगा ये 8 महीने हैं, यहाँ पे टोटल में 12 महीने मैंने, यानी इधर 4 महीने और हैं। तो वो पेंशन पेपर वगैरह तैयार करेंगे इस पीरियड में, तो यहाँ बताना पड़ेगा 8 महीने पहले। ये 8 महीने है ना, ये 8 महीने यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई कितनी क्वालिफाइंग सर्विस आपकी बन रही है। और इसके साथ साथ वो जो एमोल्यूमेंट्स और एवरेज एमोल्यूमेंट्स जो वो कंसिडर कर रहे हैं ग्रेचुइटी के लिए और पेंशन के लिए, वो भी उसको बताने पड़ेंगे कि भाई हमने तुम्हारे ये जो एवरेज एमोल्यूमेंट निकाले हैं पिछले 10 महीने के, ये कैसे निकाले हैं और कौन कौन सी सर्विस वगैरह हमने आपकी काउंट नहीं की है, डाइज नॉन वगैरह वो कैसे हटाए हैं, वो सारा बताना पड़ेगा 8 महीने पहले। ये जो लिमिट है ना 8 महीने की, ये हमें ध्यान रखनी है। 8 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट सारा बताना पड़ेगा। ओके, सो ये जो क्वालिफाइंग सर्विस से रिलेटेड पर्टिकुलर्स हैं ये हमने गवर्नमेंट सर्वेंट को बता दिए हैं, राइट। बेसिकली हेड ऑफ ऑफिस ने बता दिए। उसके बाद जो हेड ऑफ ऑफिस है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को कहेगा कि आपको फॉर्म 4, फॉर्म 6 और अंडरटेकिंग आपको एक देनी है फॉर्मेट 9 के तहत। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमें देखने की, बट ये जो टाइम पीरियड है नोट लेटर देन, ये जो है ना बंदा हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है, इसको इंश्योर करना है कि ये 6 महीना पहले पहुंच जाए बिफोर द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। हेड ऑफ ऑफिस को ये दे देनी है ये सारे जो फॉर्म 6, 9 वगैरह है ना, ये भर के 6 महीने से पहले सो यहाँ उसकी रिटायरमेंट होनी है, उससे 6 months पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफ ऑफिस को पहुंच जाने चाहिए। और ये कार्रवाई जो पूरी है ये यहाँ शुरू हो जाती है 1 साल पहले। और यहाँ बीच में एक चीज़ हो रही थी 8 महीने। 8 महीने पे क्या होता है, यहाँ से 8 महीने पहले सो 8 महीने पहले जो है वो जो हमारा हेड ऑफ ऑफिस है, हेड ऑफ ऑफिस जो है वो एमोल्यूमेंट्स कैलकुलेट करके देगा। ये हमने देखा था ना यहाँ पे कि जो क्वालिफाइंग सर्विस कितना हमने माना है और एवरेज एमोल्यूमेंट्स और एमोल्यूमेंट्स वगैरह हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं। क्वालिफाइंग सर्विस से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर है वो देंगे। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। और फिर जो ये सारे पेंशन पेपर्स हैं ये अकाउंट ऑफिसर को भेज दिए जाते हैं 4 महीने डेट ऑफ रिटायरमेंट से पहले, राइट। सो ये डेट ऑफ रिटायरमेंट है, इससे ये 4 months यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर के पास पहुँच जाना चाहिए सारा पेपर्स। यहाँ 6 महीने हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है वो जो सारे फॉर्म 6, 9 वगैरह है वो यहाँ पे वो सबमिट कर देता है। ये हो गए हमारे 6 महीने। इससे पहले हमारा हो जाता है 8 months। यहाँ पे जो हमारा हेड ऑफ ऑफिस है वो सारी कैलकुलेशन वगैरह जो है एमोल्यूमेंट्स की और क्वालिफाइंग सर्विस की वो सारी बता देगा गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो यहाँ फिर हमारा प्रोसेस शुरू हुआ ही था, यहाँ से स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे उसने पेपर तैयार किए, एमोल्यूमेंट्स वगैरह कैसे कैलकुलेट किए वो बता दिया, और यहाँ पे सबमिट कर दिए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट ने सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स। यहाँ अकाउंट ऑफिसर को पहुँच गई ये बात। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और जो अकाउंट ऑफिसर है उसके पास ये सारे फॉर्म्स वगैरह जाएंगे और कैलकुलेशन शीट भी जाएगी, पेंशन की जो कैलकुलेशन शीट हमने तैयार की है, और चेकलिस्ट जाएगी क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं, और एक कवरिंग लेटर। ऑलराइट,
और सर्विस बुक इसके साथ जाएगी, कंप्लीट होनी चाहिए पूरी। और इसके अलावा और जो भी डॉक्यूमेंट होंगे जो वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस के लिए यूज़ किए गए थे। और पेंशन कैलकुलेशन शीट हमने देख ली है, वो जाएगी अकाउंट ऑफिसर के पास। ऑलराइट, सो ये सारा जो पेंशन पेपर्स थे अकाउंट ऑफिसर को हमने भेज दिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। फिर अकाउंट ऑफिसर जो है फाइनली प्रोसेस कर देगा पेमेंट, राइट। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी थ्रू भविष्य आई थिंक कोई पोर्टल वगैरह होगा। ओके, सो उसके बाद जो ग्रेच्युटी वाला पोर्शन है वो हम इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। और पेंशन के भी आगे इसमें और पोर्शन बचा है, अभी कम्यूटेशन बचा है, कैलकुलेशन वगैरह कई चीज़ें अभी पेंडिंग है पेंशन की। तो भी हम 50% पेंशन का कर पाए हैं, 50 नहीं 60-70% हमने कर लिया है। तो अभी 30-40% हमारा पेंडिंग है जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, राइट। वो पार्ट 2 जस्ट ही इसके बाद आ जाएगी। ये मैं 23 जनवरी को अपलोड कर रहा हूँ और 24 को या 25 जनवरी को इसका पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम एनपीएस कवर कर लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल, ये भी छोटा सा रूल है, इसको हम पार्ट 3 कह लो या अलग से एक वीडियो बना देंगे, उसमें कवर हो जाएगा। और उसके बाद हमारी FRSR की वीडियो आएगी जो कि अपने आप में बहुत बड़े रूल हैं और पेंशन रूल भी बड़ा है, इसलिए इसको पार्ट में लाना पड़ा। सोच तो मैं रहा था कि इसको एक पार्ट में बना दूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आप चाहो वो हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। सो FRSR नेक्स्ट वीडियो आने वाली है पेंशन ख़त्म होते ही, और फिर हमारा मोटा मोटा सब ख़त्म हो जाएगा। फिर छुटपुट रूल बचेंगे, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस वाला रूल बचेगा और RTI वगैरह, ये बहुत छोटे छोटे रूल हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। सो जो मेगा हाथी जो है ना हमारे एलिफेंट्स, वो है ये FRSR और पेंशन रूल्स। और क्वेश्चन भी इन्हीं से ही आने वाले हैं इस बार बहुत ज़्यादा, इन्हें हमें बहुत अच्छे से करना है कवर, राइट। बाकी की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी बना दी हैं। और इसके अलावा हमारा जो GFR है ना, उसकी एक रिवाइज वीडियो आएगी, उसमें कुछ लिमिट्स वगैरह हैं रिवाइज हुई हैं, उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। और GFR के कुछ एक टॉपिक्स और हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने जो वर्क और प्रोक्योरमेंट है वो तो करवा दिया था, कुछ एक टॉपिक्स और हैं वो भी मैं कवर करवा दूंगा, वो भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हम कर देंगे, डोंट वरी। ऑलराइट, और उसके बाद आपको पता ही है फिर हम जो एक SOLDC एग्ज़ाम होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्ज़ाम, ये UPSC कराता है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत अच्छे, वो हम डिस्कस करेंगे। और भी एग्ज़ाम्स है, 1-2 NCERT के एग्ज़ाम्स है जहाँ पे सर्विस रूल्स पूछे जाते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे सारे रूल ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे। ऑलराइट, सो वी विल कवर ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स इन माय second part of this video, right? Till then, have a good night, good day, and I will see you in the next video. So let's wrap up this session.